students, we are doing chapter 9, globalization. In our previous video, we have seen the meaning of globalization, the concept of globalization. What is the meaning of globalization, right? And then we have discussed the causes of globalization. First, we have seen what is the meaning of globalization, in which we have seen the flow. Globalization means flow of ideas, commodities, capital and people. Then we have seen causes of globalization, and in which we have discussed the main cause of globalization is technological advancement. In our previous video, we have started the 3 dimensions of globalization, in which we have discussed political consequences of globalization. Today we have to discuss economic consequences and social and cultural consequences. Let's start with economic consequence. While everything may not be known about the economic facets of globalization, this particular dimension shapes a large part of the content and direction of contemporary debates surrounding globalization. जबकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, उसके बाद भी ये पर्टिकुलर डायमेंशन जो है, मतलब जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, ये this particular dimension shape a large part of the content and direction of contemporary debate. ये हमारे डिबेट, कंटेम्प्रेरी टाइम में जो डिबेट्स हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर, उसमें ये इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और वो डिबेट के डायरेक्शन और शेप को भी डिफाइन करने का काम करता है. अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ टू डू विथ डिफाइनिंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ. और इस प्रॉब्लम का एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, वो ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन करना है. मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन करना अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली बात है. द मेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉज आवर अटेंशन इमीडिएटली टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF and the WTO and the role they play in determining economic policies across the world. जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो तुरंत जो हमारा इमीडिएट अटेंशन है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ चला जाता है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF and WTO and the role they play in determining economic policies across the world. और ये IMF और WTO क्या करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो डिटरमिन होती हैं उनको डिटरमिन करने में एक मेन रोल प्ले करते हैं. और इसलिए जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो तुरंत हमारा ध्यान कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ चला जाता है और
वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? IMF और WTO. Yet globalization must not be viewed in such narrow terms. Economic globalization involves many actors other than these international institutions. लेकिन केवल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो केवल IMF और WTO तक ही सीमित नहीं है. बहुत सारे और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के मेन एक्टर्स के रूप में. अ मच ब्रॉडर वे of understanding of economic globalization require us to look at the distribution of economic gains, that is, who gets the most from globalization and who gets less, indeed who loses from it. एक बहुत ही ब्रॉडर वे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को समझने का एक बहुत ही ब्रॉडर वे हम कह सकते हैं ये है कि इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इकोनॉमिक गेन किसको हो रहा है. मीन्स ग्लोबलाइजेशन से किसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और किसको कम फ़ायदा मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, कौन इससे जो है उससे हानि हो रही है. What is often called economic globalization usually involves greater economic flows among different countries of the world. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जिनको हम कहते हैं उसमें मेनली क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. उनमें इन्वॉल्व है इकोनॉमिक फ्लोज, ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक फ्लोज हैं. ठीक है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि किसका जो फ़्लो है, किस कंट्री का फ़्लो जो है वो सबसे ज़्यादा है. सम ऑफ दिस इज़ वॉलंटरीली एंड सम फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज़. और ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है और इकोनॉमिक फ़्लो है, तो कुछ तो जो है वो मतलब अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी होता है और कुछ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये फ़्लो जो है वो फोर्स्ड होता है, या फिर पावरफुल कंट्रीज़ की तरफ से ये फ़्लो जो है वो फोर्स्ड होता है, दबाव में किया जाता है. एज वी सो इन द एग्जाम्पल्स at the beginning of this chapter, this flow or exchange can take various form: commodity, capital, people and ideas. Globalization has involved greater trade in commodities across the globe. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्लोज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कमोडिटीज़, आइडिया, कैपिटल, इनका फ़्लो, कई बार तो ये जो फ़्लो है वो वॉलंटरी होता है और कई बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पावरफुल कंट्री के फोर्स से, उनके दबाव में ये चीज़ें करनी होती हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में मेनली हम देखते हैं, हमने इसको पहले भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन में कमोडिटीज़ का जो एक्सचेंज है वो बड़े लेवल पे होता है, फास्ट लेवल पे. कमोडिटीज़ का जो मूवमेंट है वो अक्रॉस द ग्लोब बड़े लेवल पे होता है. द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय the restrictions imposed by different countries on allowing the
import of other countries have been reduced. अभी के समय में क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जो आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन है, उसमें जो पहले जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंट्रीज़ के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे, वो अब रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं. ठीक है, कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्री के चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना जो है वो बंद कर दिया है, कम कर दिया है. सिमिलरली the restrictions on movement of capital across countries have also been reduced. और ठीक उसी तरह से जो कैपिटल का मूवमेंट है अक्रॉस द कंट्री, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं. ठीक है, हर कंट्री की करेंसी है वो डिफरेंट है, अलग अलग उसमें, लेकिन जो ये ट्रेड होता है, उस ट्रेड में अगर किसी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंट्री की करेंसी में उसको पेमेंट करना या फिर उसका जो उसको उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना, ये आज ज़्यादा आसान हो गया है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द कंट्री कैपिटल का मूवमेंट भी जो है वो काफ़ी, मतलब उसमें भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो गए हैं. इन ऑपरेशनल टर्म्स इट मीन्स that investors in the rich countries can invest their money in countries other than their own. मतलब इसका हम इसको बड़े इसमें कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो दूसरी कंट्रीज़ में भी, अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, where they might get better returns. मतलब उन कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ से उनको लगता है कि उनको रिटर्न, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उन कंट्रीज़ में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. मीन्स कैपिटल का रेस्ट्रिक्शन कम होने की वजह से अब एक कंट्री वाले जो हैं वो दूसरी कंट्री में भी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज़ also led to the flow of idea across national boundaries. Globalization जो है उसने नेशनल बाउंड्री के अक्रॉस आइडियाज़ के फ्लो को भी काफ़ी बढ़ाया है. द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. But globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe. हम यहाँ क्या देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज के थ्रू जो आइडियाज़ का जो स्प्रेड है अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाया है. बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन जिस तरह से कैपिटल का, जिस तरह से कमोडिटीज़ का और सर्विसेज का मूवमेंट है अक्रॉस द बॉर्डर, उतने ही सेम पेस से पीपल का मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया है. सेम डिग्री में पीपल का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया है. डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर्स with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the jobs of their own citizens. ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, जो रिच कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने, और ये जो पीपल का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाया, उसके पीछे रीज़न ये है कि हर रिच कंट्रीज़ जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका जो मेन मोटिव ये होता है कि जॉब जो है वो अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें. और इसलिए उन्होंने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी वगैरह जो है वो बना कर रखी हुई है, वो इस तरह से उन्होंने गार्ड करके रखा है जिससे दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वो उनकी कंट्री के जॉब्स पर
को वो न ले सके, मतलब दूसरी कंट्री के लोगों से जॉब को अपनी कंट्री के लोगों के लिए सिक्योर करने के लिए इन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। In thinking about the consequence of globalization, it is necessary to keep in mind that the same set of policies do not lead to the same result everywhere. जब हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसीज़, जिन पॉलिसीज़ से एक जगह पर कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं उसका वही परिणाम दूसरी जगह पे भी हो। मतलब जो पॉलिसीज़ हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो सब जगह एक समान नहीं होता। While globalization has led to similar economic policies adopted by government in different part of the world, जबकि ग्लोबलाइजेशन में जो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सिमिलर पॉलिसीज़ जो हैं अडॉप्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने सिमिलर पॉलिसीज़ अडॉप्ट किया है। इसमें हम देखते हैं कि while globalization has led to similar economic policies adopted by government in different part of the world, this has generated vastly different outcomes in different part of the world। मतलब ये जो पॉलिसी मेकिंग है, बहुत सारी कंट्रीज़ में सिमिलर पॉलिसीज़ जो हैं वो लागू हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन ये सिमिलर पॉलिसीज़ जो हैं उनका सिमिलर रिज़ल्ट हर कंट्री से नहीं आता। तो हम ये देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री से सेम पॉलिसीज़ का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आता है। ये जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी वेरी करता है। इट इज़ अगेन क्रूशियल टू पे अटेंशन टू स्पेसिफिक कंटेक्स्ट rather than make simple generalization in this connection। और इसमें ये फिर से ये एक क्रूशियल मैटर हो जाता है कि हमें ये इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये पॉलिसीज़ जो हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूज़ हो रही हैं उनका सिंपल जनरलाइजेशन करने की बजाय उनको स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिकली उनको देखा जाना चाहिए, उनका सिंपल जनरलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीज़न ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंटेंस ओपिनियन का जो डिवीज़न है वो बहुत इंटेंस हुआ है, इंटेंस डिवीज़न ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। दोज हु आर कंसर्न अबाउट social justice, those who are concerned about social justice are worried about the extent of state withdrawal caused by processes of economic globalization, right? हम यहाँ देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने लोगों का जो ओपिनियन है उसमें काफ़ी लोगों के ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने जो ओपिनियन को काफ़ी डिवाइड कर दिया है। जो लोग सोशल जस्टिस से कंसर्न हैं, मतलब जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वो इस बात से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि स्टेट जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। मतलब स्टेट का इंटरवेंशन जो है वो अपने जो वेलफेयर स्टेट का जो हमने इसके पहले देखा था कि कंसेप्शन जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस से स्टेट का जो विड्रॉल है उसको लेके थोड़े वरिड दिखते हैं। They point out
that it is likely to benefit only a small section of population while impoverishing those who were dependent on the government for job and welfare like education, health, sanitation, etc. तो ये जो सोशल जस्टिस से कंसर्न रखने वाले लोग हैं, इनका ये मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो सबको इक्वल तरीके से बेनिफिट नहीं पहुंचाता। ये कुछ कंट्री मतलब कुछ पॉपुलेशन को तो ये बेनिफिट पहुंचाता है, जबकि कुछ लोगों को जो कि अपनी अपनी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन आदि के लिए, तो उनको उनके संग ये इनजस्टिस करता है। दे हैव एम्फेसाइज्ड द नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स और क्रिएटिंग सोशल सेफ्टी नेट्स to minimize the negative effects of globalization on those who are economically weak. इसलिए ये जो सोशल जस्टिस से कंसर्न रखने वाले लोग हैं वो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड और सोशल सेफ्टी नेट्स को इंश्योर करने की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर डालते हैं। इनका ये कहना है कि सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो होने चाहिए, जो सेफ गार्ड्स हैं, जो ये पुअर डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको सेफ गार्ड्स जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, जिससे कि जो नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनका जो नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन से उन पर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है उसको कम किया जा सके। Many movements all over the world feel that safety nets are insufficient or unworkable. बहुत सारे मूवमेंट वर्ल्ड में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं जिनमें लोगों का ये मानना है कि जो ये सेफ्टी नेट्स की बात की जा रही है वीकर सेक्शन के लिए वो इनसफिशिएंट है। मतलब केवल सेफ्टी नेट्स जो प्रोवाइड किए जाने की बात हो रही है वो इनको हेल्प करने में इनसफिशिएंट है। दे हैव कॉल्ड फॉर अ हॉल्ट टू फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन for its result would lead to economic ruin for the weaker countries, especially for the poor within these countries. उनका ये मानना है कि ये जो वीकर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो वीक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट पर वेलफेयर स्कीम्स के लिए डिपेंडेंट है, तो उनको केवल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करना जो है वो इनसफिशिएंट है। यहाँ पर इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ पर जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। उनका वो जो फोर्सफुली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन उनसे कराया जाता है उस पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ख़ास करके वो जो पुअर लोग हैं, इन कंट्रीज़ के जो पुअर लोग हैं उनके साथ इकोनॉमी जो है वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। सम इकोनॉमिस्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से वर्ल्ड का रीकोलोनाइजेशन का नाम दिया है। मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक तरह से फिर से वर्ल्ड को कॉलोनीज़ में बनाने का की एक प्रक्रिया ये इकोनॉमिस्ट जो है वो बताते हैं।
Advocates of economic globalization argues that it generates greater economic growth and well-being for larger section of the population when there is deregulation. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वकालत करने वाले लोग हैं, जो उसके जो पक्ष में बोलने वाले लोगों का ये कहना है, ये मानना है, वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है, अगर उसको रोक दिया जाए तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल बीइंग जो है वो लार्जर सेक्शन पर हो सकता है। अगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको उनका डीरेगुलेशन, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है, एक बड़ा सेक्शन जो पॉपुलेशन का जो है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज़ अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट। जो ग्रेटर ट्रेड हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, जो बड़े बड़े जो ट्रेड होते हैं वो एक दूसरे मतलब कंट्रीज़ को ये अलाउ करते हैं, को अलाउ कर दें कि वो उन सारी चीज़ों का ट्रेड करे जो कि वो बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। दे ऑल्सो आर्ग्यू that economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march of history. ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो इनएविटेबल है और हिस्ट्री को अनदेखा करना जो है वो वाइज नहीं होगा, सही नहीं होगा। मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज दैट कैन बी रिस्पॉन्डेड टू इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली। और जो ज़्यादा मॉडरेट सपोर्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह का चैलेंज प्रोवाइड करता है और उसको बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मतलब इस चैलेंज को बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उसको मतलब इस पर बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकली उसको आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से चैलेंज प्रोवाइड करता है। वॉट हाउएवर कैन नॉट बी डिनाइड is the increased momentum towards interdependence and integration between governments, business and ordinary people in different part of the world as a result of globalization। क्योंकि इनका मानना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से मोमेंटम को इंक्रीज़ करता है। किस चीज़ के मोमेंटम को? टुवर्ड्स interdependence and integration between government, businesses and ordinary people, business और जो गवर्नमेंट के बीच में जो एक तरह से इंटरडिपेंडेंस है और उनका जो इंटीग्रेशन है उसको एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है, उसको इंक्रीज़ करता है ग्लोबलाइजेशन। तो हमने यहाँ पर ये देखा हमने यहाँ पे देखा अभी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों का यहाँ भी हमें डिफरेंट व्यूज़ मिले। कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पूरी वर्ल्ड में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन बनता है, ठीक है, और ऐसे में डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा पॉसिबल होता है।
कुछ लोगों का ये मैं भी मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फोर्सफुली होगा तो वो एक तरह से जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ की इकोनॉमी को रूइन करने वाला हो जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा कि इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसमें भी इसके मिले जुले असर है। पूरी कंट्री में हर जगह इसका इम्पैक्ट एक जैसा नहीं है, इसका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सेम पॉलिसीज़ हैं उनके रिज़ल्ट डिफरेंट देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss cultural consequences. So we will meet in our next video. Till then, bye. Read the chapter carefully, and if there is any query, you can ask me in the class.